हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग एक इम्पोर्टेंट आयोग है। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आरपीएससी का ये आयोग है, ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहे हैं। तो आरपीएससी निश्चित रूप से इनसे क्वेश्चन पूछने वाली है और आरएएस परी में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन टॉपिक से फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने उनको थोड़ा सा गौर से फैक्ट के साथ पढ़ लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि आरपीएससी इनको फैक्ट के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछती है। तो हमें फैक्ट पे भी विशेष ध्यान रखना है और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको हाईलाइट करता चलूँगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी, इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर की डेट आपको ज़रूर याद रखनी है, यानी कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी 10 दिसंबर गए, आपको पता है ये दिसंबर के महीने में, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948 को, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी। और भारतीय संसद द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इसी के लागू करने के लिए जो भारत की संसद थी उसने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया था 1993 में। 28 दिसंबर 1993 को यह अधिनियम प्रभावी हुआ था और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को नई दिल्ली में किया गया था। तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को। तो ये डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 1993। ये तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात थी थोड़ी सी दोस्तों। अब बात करते हैं हम राजस्थान के, राजस्थान मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 में धारा 21 से 29 में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तो धारा भी याद रखना कि 21 से 29 के बीच में जो राज्य मानवाधिकार आयोग होते हैं उनके गठन की बात की गई है। धारा 21(1) के उपबंध के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार कर सकती है, जिसका नाम संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। यानी धारा 21 को आपको याद रखना है कि धारा 21 के तहत राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करती है। ज़्यादा धाराएं याद नहीं रखनी, लेकिन 21 को याद जरूर रखना। एक कोई एग्जाम था, मैंने देखा था, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मानवाधिकार आयोग का गठन कौन सी धारा के तहत किया जाता है, तो वो धारा 21 थी दोस्तों। अब बात करते हैं हम गठन की। तो गठन दोस्तों आपको सब पता, अधिसूचना इसकी जारी होगी थी 18 जनवरी 1999 को। हम राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं, तो ये यहाँ से दोस्तों कई बार कन्फ्यूज किया है आरपीएससी ने। तो अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 को और आयोग 23 मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो दोनों डेट को याद रखना है। जो अधिसूचना जारी हुई थी वो 18 जनवरी 1999 और आयोग ने जो कार्य प्रारंभ किया था वो किया था 23 मार्च 2000 में दोस्तों। इस डेट को अच्छे से याद रखना। यह एक संवैधानिक या वैधानिक आयोग है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है दोस्तों। अब इसकी बात कर लेते हैं संरचना के बारे में। तो इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्य होते हैं 4 और अध्यक्ष होता है 1। और कुल सदस्य पूछ ले तो अध्यक्ष को भी शामिल कर लेना। तो 1 + 4 कितने होते हैं? 5। यानी 1 अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। वर्तमान में 1 अध्यक्ष प्लस 2 ही सदस्य हैं दोस्तों, क्योंकि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार इसमें संशोधन किया गया है। तो वर्तमान में 1 ही अध्यक्ष होता है प्लस 2 सदस्य हैं राजस्थान में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल तो 3 होते हैं, 1 अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य। आयोग का एक सचिव होता है जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। अब दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की? तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो समिति कौन सी है? तो नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर करता है दोस्तों। और ये समिति ही इम्पोर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में समिति ही इम्पोर्टेंट है, बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल एक समिति बनती है, वो समिति सिफारिश करती है राज्यपाल को, फिर राज्यपाल नियुक्त करता है। तो उस समिति के सदस्य कौन होते हैं वो याद रखना है।
तो एक तो मुख्यमंत्री होगा, अगर मुख्यमंत्री किसी भी समिति में आ गया तो अध्यक्ष वो भी होगा, तो मुख्यमंत्री उस समिति का अध्यक्ष होगा। दूसरा राज्य का गृह मंत्री होगा, क्योंकि दोस्तों मानवाधिकार आयोग में गृह मंत्री होता है। ये थोड़ा सा इस तरीके से याद रख लेना कि मानवाधिकार आयोग लगभग ये पुलिस से रिलेटेड, यानी मारपीट, किसी का अपहरण करना या किसी को कष्ट पहुंचाना, तो ये सारा काम पुलिस का होता है ना, तो इसलिए गृह मंत्री होता है, वो होता है यहाँ पर। विधानसभा का अध्यक्ष आपको हर आयोग में मिलेगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता भी हर आयोग में आपको लगभग मिलेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि समिति में कितने सदस्य होते हैं। समिति में दोस्तों सदस्य होते हैं 4। तो 4 में कौन कौन है? एक तो है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या महाअध्यक्ष वही होगा। दूसरा है राज्य का गृह मंत्री, क्योंकि मानवाधिकार से रिलेटेड मामले हैं तो गृह मंत्री संभालेगा। तीसरा है विधानसभा का अध्यक्ष, और चौथा कौन है? विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो इन सदस्यों को अच्छे से याद कर लेना। राज्य में विधान परिषद हो तो विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होगा, यानी कि विधान सभा और विधान परिषद 2 होते हैं। राजस्थान में केवल विधानसभा ही है, तो इसलिए यहाँ पर तो केवल 4 सदस्य होंगे, लेकिन अगर कहीं पर विधान परिषद है तो वहाँ विधान परिषद का अध्यक्ष भी शामिल होगा और विधान परिषद में विपक्ष का नेता वो भी शामिल हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में कितने होते हैं? 4 होते हैं। मुख्यमंत्री, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये सब अपनी सिफारिश देंगे, इसी के आधार पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो इस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि नियुक्ति कौन करता है, वो तो राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं ये आपको याद रखना है। अब नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो अध्यक्ष पद के लिए क्या योग्यता है वो अलग है, सदस्यों के लिए अलग है। तो अध्यक्ष पद के लिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये याद रखना, सेवानिवृत्त बात कही गई है, यानी हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस होना चाहिए। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश दोनों चलेंगे। ये संशोधन किया था 2019 में, अभी ताज़ा ताज़ा संशोधन किया गया है कि अध्यक्ष होगा वो केवल न्यायाधीश ही होगा। लेकिन वो कौन सा न्यायाधीश होगा? हाईकोर्ट का ही होगा, या तो चीफ जस्टिस होगा या फिर कोई अन्य न्यायाधीश होगा। ठीक है दोस्तों। अब सदस्यों के पद के लिए अलग से योग्यताएं। सदस्यों के पद के लिए अलग से योग्यताएं क्या है? कि उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। ठीक है दोस्तों। और कम से कम उसे 7 वर्ष का अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश होगा, यानी कि या तो सदस्य में कौन हो सकता है? उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त दोनों न्यायाधीश हो सकते हैं, या फिर जिला न्यायालय का ऐसा न्यायाधीश जिसके 7 वर्ष का अनुभव हो। दूसरा सदस्य मानवाधिकार से संबंधित मामलों में विशेष अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, यानी मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष तो आपको पता ये हो गया कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होगा, ये संशोधन 2019 में किया था। जो सदस्य होंगे वो पहला सदस्य कैसा होना चाहिए? उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होगा, जिसे कम या अगर जिला न्यायाधीश है तो उसे 7 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। दूसरा सदस्य होगा कि यानी मानवाधिकारों में विशेष अनुभव रखने वाला व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका दोस्तों कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल पहले तो 5 वर्ष 70 साल था, लेकिन हमको इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। जो संशोधन है उसके बाद कार्यकाल 3 वर्ष 70 वर्ष की निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष या फिर 70 साल। तो कार्यकाल दोस्तों मानवाधिकार आयोग का इतना ही है। तो आपको अगर याद रखना हो तो मानव में कितने शब्द होते हैं? 3 होते हैं। तो कार्यकाल कितना हो गया? 3 वर्ष, या अधिकतम कितना हो गया? 70 साल। मानव होता है वो 70 साल जीता है, तो ऐसे याद कर लेना आप। तो मानव शब्द से याद कर लेना कि कितने कार्यकाल होगा इसका? 3 वर्ष, अधिकतम 70 साल तक। मानव में 3 शब्द हैं, तो यहाँ पर एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, तो यहाँ भी 3 होता है। तो ट्रिक सही बैठ रही है दोस्तों, इसको अच्छे से याद आप कर लेना, 3 वर्ष या 70 साल। नोट: यदि मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारणों से अध्यक्ष पद का रिक्त होता है तो सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसका जो सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है। राज्यपाल के फसाद पर्यंत नहीं होते हैं। त्यागपत्र समय के हस्ताक्षर लेख द्वारा राज्यपाल को देते हैं। तो नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को। अब इनको दोस्तों अगर कोई गड़बड़ी कर दे तो पद से हटाएंगे कैसे? तो हटाने की प्रक्रिया भी बताई गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग के पद से हटाने की प्रक्रिया: अध्यक्ष या सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय राष्ट्रपति कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात कभी भी हटा सकता है। तो हटाएगा कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। आधार क्या है? कदाचार या असमर्थता। तो आपको पता है कि नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने। किसकी सिफारिश पर? एक समिति। समिति में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। शपथ भी किसने दिलाई? राज्यपाल ने। त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को। लेकिन हटाएगा कौन? हटाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। वो भी किस आधार पर? कदाचार या असमर्थता के आधार पर, और वो भी उच्च न्यायालय की जांच होगी।
उच्च न्यायालय जाँच करेगा कि वास्तव में उन्होंने इनमें कदाचार किया है या इनमें असमर्थता है। उसके बाद राष्ट्रपति हटाता है। अन्य क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं? इसके अलावा मान लीजिए असमर्थ या कदाचार के अलावा अन्य कुछ कारण हो सकते हैं कि वह दिवालिया हो गया तो हटा देगा राष्ट्रपति। अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में शामिल हो गया, यानी जो काम दिया था उसके अलावा किसी लाभ का पद धारण कर लिया, वह मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो गया, वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजा प्राप्त हो गई, यानी कोई ऐसा अपराध कर दिया जिससे उसको सजा प्राप्त हो गई न्यायालय द्वारा, तो भी वो पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष को हटाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति राज्यपाल करता है, एक समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति में 4 सदस्य होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेना। वेतन भत्ते ज़्यादा पूछते नहीं है, लेकिन मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्त का निर्धारण राज्य सरकार करती है। बस इतना याद रखना, कौन करती है? राज्य सरकार। और ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है, ये पुनः नियुक्ति के क्या होते हैं? पात्र, यानी सरकार इनको पुनः नियुक्त कर सकती है। प्रतिवेदन ये राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार इसको विधानसभा में रखाती है और विधानसभा की इसकी सिफारिश को अस्वीकार करने का कारण बताना पड़ेगा। यानी कि विधानसभा में ये अपना हर साल प्रतिवेदन देते हैं, विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। अगर विधानसभा इनके सुझावों को स्वीकार नहीं करती है तो इसका कारण बताना पड़ेगा कि इस वजह से हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब मानव अधिकार आयोग के कार्य तो आपको पता ही है कि मानव अधिकार के उल्लंघन की जाँच करना है, किसी लोक सेवा द्वारा उसका उल्लंघन करने में बरती गई अपेक्षा की शिकायत की जाँच करना है, या फिर अदालत में लंबित कोई भी मानवाधिकार संबंधी कार्य है उसकी समीक्षा करना है, आतंकवाद सहित मानवाधिकार के उल्लंघन के कारण सभी कारणों की समीक्षा, मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान कार्य है। ये दोस्तों ये तो केवल पढ़ने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ। तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग को वो सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। बस इतना याद रखना, मानवाधिकार आयोग को सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं। तो सिविल कोर्ट की शक्तियाँ क्या होती हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सिविल कोर्ट की तरह ये समन को जारी कर सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी कर सकते हैं, सरकारी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आदेश कर सकते हैं, और दस्तावेजों की खोज या प्राप्ति के आदेश कर सकते हैं, और लोगों को शपथ पत्र जमा कराने के आदेश दे सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि जो सिविल कोर्ट की तरह है ना, अगर कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है तो वो शपथ पत्र के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, यानी कि एक शपथ पत्र बनाना पड़ेगा। उस पर जो भी जिसके खिलाफ मामला चल रहा है वो शपथ पत्र में देगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, अगर जानकारी सही नहीं पाएगी तो मुझे सजा दी जा सकती है, या फिर उसको जो दस्तावेज है उनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। तो ये सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। तो हमें याद रखना है कि मानव अधिकार आयोग के पास किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं? सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। मानवाधिकार आयोग के आदेशों को न माने तो उच्च न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अगर मानवाधिकार आयोग ने कोई आदेश दिया उसको कोई नहीं मान रहा है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उस पर लग जाएगा। आयोग गिरफ्तार या दंडित नहीं कर सकता, यानी आयोग है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता और न ही किसी को दंडित कर सकता। ये केवल अनुशंसा कर सकता है, उस विभाग को या सरकार को अनुशंसा कर सकता है कि इस व्यक्ति ने ये कार्य किया है और इसमें ये दोषी है, लेकिन खुद मानवाधिकार आयोग कुछ नहीं कर सकता, ना तो गिरफ्तार कर सकता और ना ही दंडित कर सकता। ये बात इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। तो मानवाधिकार आयोग है वो 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। इस कारण इसे दंतहीन बाघ यानी टूथलेस टाइगर या शाकाहारी बाघ कहा गया है दोस्तों, यानी केवल शाकाहारी बाघ, ये खाता वाता कुछ नहीं है, बस घुराता रहता है, क्योंकि ये बेचारा कुछ कर तो सकता नहीं, ना तो गिरफ्तार कर सकता ना दंडित कर सकता। ये केवल सिफारिश करता है और उसकी सिफारिशें लगभग आपको पता है सरकारें कैसे मानती हैं, कैसे कार्य करती हैं। अब आयोग द्वारा ग्रहण नहीं करने योग्य परिवाद, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना दोस्तों। मैं इसको 3 स्टार कर देता हूँ। अस्पष्ट या अनाम, अपठनीय, तुच्छ, अकारण किसी को परेशान करने वाले अगर मामले हैं तो उसकी जाँच नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसको स्पष्ट शिकायत होनी चाहिए, उसमें उसका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ होना चाहिए। किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित मामले हो तो वहाँ भी ये जांच नहीं कर सकता। अगर दूसरे आयोग में कोई मामला चल रहा है तो ये बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ और इसको मैं दोबारा 3 स्टार कर देता हूँ कि 1 वर्ष से पुराने मामलों की जाँच नहीं कर सकता। अगर 1 साल से पुराना कोई मामला हो गया मानव अधिकार आयोग का, बाद में कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो उसकी कोई शिकायत नहीं सुनेगा, 1 साल के अंदर अंदर शिकायत कर सकते हैं। सिविल विभाग से संबंधित जैसे संपत्ति के अधिकार, संविदागत बाध्यताएं आदि की जांच नहीं कर सकता, यानी कोई संपत्ति का विवाद है तो ये नहीं करेगा। सेना से संबंधित कोई मामला है तो ये टांग नहीं अड़ाएगा, यानी इसका क्षेत्राधिकार सेना से संबंधित मामलों में नहीं है। श्रम या औद्योगिक विवादों से संबंधित मामलों में भी ये कार्यवाही नहीं कर सकता। आरोप जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं है, यानी अगर कोई लोक सेवक है ही नहीं और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो ये जाँच नहीं करेगा।
इसके अलावा किसी न्यायालय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन मामले की जांच भी ये नहीं करेगा। अगर उसके कार्य क्षेत्र से बाहर कोई मामला है तो उसकी भी जांच ये नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा, सेना से संबंधित मामलों की जांच भी ये नहीं करेगा, और किसी कोर्ट में या किसी अधिकरण में जो केस है वो न्यायाधीन या प्रक्रियाधीन है तो उसकी भी जांच ये नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब शिकायत दर्ज कैसे की जा सकती है। इसमें शिकायत हिंदी, अंग्रेजी, संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित किसी भी भाषा में की जा सकती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, तो 22 से किसी भी भाषा में की जा सकती है, मेनली हिंदी इंग्लिश में भी की जा सकती है। इसके अलावा समाचार पत्रों में, यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये बात, समाचार पत्र में छपी खबरों पर भी आयोग संज्ञान लिया जा सकता है। तो यानी स्वयं प्रेरणा से ये संज्ञान ले सकता है मानवाधिकार आयोग। ये क्वेश्चन एक बार पूछ भी लिया गया है, क्या मानवाधिकार आयोग स्वयं प्रेरणा से किसी मामले पर संज्ञान ले सकता है। तो बिल्कुल ले सकता है। अगर समाचार पत्र में कोई मानवाधिकार से उल्लंघन की कोई खबर छप गई, काफ़ी चर्चा में आ गई, तो मानवाधिकार आयोग अपनी स्वयं की प्रेरणा से उस मामले का संज्ञान ले सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। परिवाद के लिए कोई फीस दे नहीं है, यानी अगर मानवाधिकार आयोग की अगर आपको कोई परिवाद करना है तो इसकी कोई शुल्क आपसे नहीं लगेगी। अब दोस्तों यहाँ से होते हैं फैक्ट शुरू, और इन फैक्ट से आरपीएससी घुमा घुमा के सबका दिमाग चकरा देती है। तो हमें थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है कि मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, कांता भटनागर। ये वही कांता भटनागर हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला जज भी रही थी। तो कांता भटनागर महिला जज भी रही हैं राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम, और प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी कांता भटनागर हैं। ये 2000 से लेकर 23 मार्च 2000 से लेकर 18 अगस्त 2000 तक रही। प्रथम अध्यक्ष श्रीमती कांता भटनागर, एकमात्र महिला अध्यक्ष भी कौन है, श्रीमती कांता भटनागर, और सबसे न्यूनतम कार्यकाल भी किसका है, कांता भटनागर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई फैक्ट जुड़ गए ना इसके कि प्रथम अध्यक्ष कौन थी मानवाधिकार आयोग की, कांता भटनागर। राज्य मानवाधिकार आयोग की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन रही है, कांता भटनागर। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, कांता भटनागर। और ये मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। इसके बाद दूसरे जो अध्यक्ष बने वो थे जस्टिस एस सगीर अहमद। ये 2001 से लेकर 2004 तक रहे, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। तो इसका तो केवल नाम याद रखना है कि दूसरे नंबर पर कौन रहे थे, तो सगीर अहमद। तीसरे नंबर पर रहे थे जस्टिस NK जैन, ये 2005 से 2010 तक रहे। तो इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण करने वाले एकमात्र अध्यक्ष कौन है, NK जैन। तो सबसे कम वाली कौन थी, कांता भटनागर। सबसे अधिक वाला कौन हो गया कार्यकाल पूरा करने वाला, NK जैन। इनका ये तीसरे नंबर के थे। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश था, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये सब सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं जस्टिस NK जैन। चौथे नंबर पर जो अध्यक्ष बने वो थे श्री प्रकाश टांटिया जस्टिस। ये 2016 से लेकर 2019 तक रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश था, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ये रहे हैं। तो हमें इतना याद रखना है कि चौथे क्रम पर कौन था, जस्टिस प्रकाश टांटिया। कई बार क्या है कि पूछ लेते हैं निम्न में से कौन मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, तो उनके नाम भी अच्छे से याद रखना है। पांचवें थे श्री गोपाल कृष्ण व्यास। ये जनवरी 2021 से जनवरी 2024 तक, दोस्तों ताज़ा ही मामला है, ये हट गए अभी। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ये रहे हैं, क्योंकि ये तो अध्यक्ष की हमने शर्त पड़ी थी कि वो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। तो ये सारे न्यायाधीश हैं दोस्तों। छठा अभी वर्तमान में है गंगा राम मूलचंदानी। तो ये तो बिल्कुल याद रखना है, करंट का टॉपिक है। तो वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, गंगा राम मूलचंदानी, और राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये तो बात कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल NK जैन, अभी पढ़ा है। अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल वाले सदस्य है कांता भटनागर जी, तो प्रथम अध्यक्ष भी रहे, प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही। और सदस्य के रूप में अब बात करते हैं दोस्तों, सदस्य के रूप में, ना कि अध्यक्ष के रूप में। तो थोड़ा सा अंतर है, याद रखना है यहाँ पर। सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, पुखराज सिरवी का, 7 वर्ष तक। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है 1-2 एग्जाम में पूछा है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। यानी कि अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल NK जैन का, लेकिन सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, पुखराज सिरवी का, क्योंकि एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष में तो आ गए NK जैन साहब सबसे अधिक, और सदस्य में पुखराज सिरवी। और सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, नमो नारायण मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, 1 साल तक रहे हैं दोस्तों। तो अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल कांता भटनागर का, और सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का दोस्तों। और ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष उसके HR कुड़ी रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं, HR कुड़ी।
वर्तमान पदाधिकारी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि करंट से रिलेटेड है और मानव अधिकार आयोग से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो वर्तमान में श्री गंगाराम मूलचंदानी हैं, जून 2024 में ये नियुक्त हुए हैं। और सदस्य को भी याद रखना है, वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के सदस्य कौन है? रामचंद्र सिंह झाला, और दूसरे सदस्य हैं अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से देख लो इसको। अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग के गंगाराम मूलचंदानी, सदस्य कौन है? रामचंद्र सिंह झाला, दूसरे सदस्य हैं श्री अशोक गुप्ता, क्योंकि मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के प्रारंभिक 4 सदस्य कौन थे? यानी जो सबसे पहले जो कांता भटनागर जी बनी थी उनके साथ कौन सदस्य थे? उस टाइम 5 होते थे क्योंकि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। बाद में संशोधन किया था 2006 में। तो उस टाइम अमर सिंह गोदारा, R.K. आकोदिया, B.L. जोशी और आलम शाह खान। इसका नाम थोड़ा सा आप ऐसे 1-2 बार पढ़ लेना, अमर सिंह गोदारा, R.K. आकोदिया, B.L. जोशी और आलम शाह, क्योंकि ये प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के साथ सदस्य थे। न्यायमूर्ति अचल दत्तू ने मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर कहा था। जो ऊपर बताई थी ना बात, कागजी शेर, शाकाहारी बाघ, दंतहीन बाघ, ये बात कही थी न्यायाधीश अचल दत्तू ने। तो कहीं ये RPSC की आदत है कैसे लाइन दे के पूछ सकती है कि ये बात किसने कही थी। अब मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ धाराएं हैं, उसमें मैं 1-2 धाराएं आपको बताऊंगा, बस वो याद रखनी है। एक तो धारा 21 का सब क्लोज 1, तो इसमें गठन की बात की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवाधिकार आयोग का गठन में कौन सी धारा है, तो वो धारा 21 का सब क्लोज A है। ठीक है। एक दोस्तों एक इम्पोर्टेंट और था कि जो प्रतिवेदन वाली धारा है वो है धारा 28। तो एक याद रखना है, प्रतिवेदन किस धारा के तहत दिया जाता है? वार्षिक प्रतिवेदन। आपको बताइए कि ये वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ देता है? विधानसभा में, और उस पर चर्चा होती है कि उसकी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता, उसका कारण भी बताना पड़ता है। 2 धाराएं याद रखना, गठन धारा 21 का सब क्लोज A, और जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो धारा 28। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मानवाधिकार आयोग का चैप्टर क्या होता है? खत्म। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो था लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से बनते हैं दोस्तों। तो इसको वीडियो का बार बार दे सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई सोर्स है तो उससे भी अच्छे से बार बार इसको याद रखना। यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बार बार मैं यह आगे कुछ डिमांड आ रही है कि जो इकोनॉमिक है क्लास, वो क्लासें लाई जाए इंडियन इकोनॉमी की। तो मैं वो दोस्तों 1-2 दिन में इंडियन इकोनॉमी की क्लास आपको इस चैनल पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की भी मैं शॉर्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो कि केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।